दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 12 ध्वनि। ध्वनि क्या है, इसका उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है, ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं, इनकी प्रकृति कैसी होती है और साथ ही विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कैसी होती है, कितनी होती है, इसके बारे में आप जानेंगे। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है, श्रव्यता का रेंज या परास कितना होता है और अंत में आप जानेंगे मानव कण की संरचना किस प्रकार से होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 12। दोस्तों हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव, पक्षी, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। और ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है और जिसके कारण हम चीज़ों को या ध्वनियों को सुन पाते हैं। ऊर्जा के अन्य रूप भी होते हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। आप जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है और इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों इसके साथ ही देखिए कि जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम ये जानेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में ये किस प्रकार से संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण करके हमें सुनाई देती है। सबसे पहले जानते हैं ध्वनि का उत्पादन। तो ध्वनि के उत्पादन के लिए एक प्रयोग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से ये चित्र बनाया गया है इसी आधार पे एक कंपायमान स्वरित्र द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस के गेंद को स्पर्श करते हुए आपको लगाना है इस पे। जब स्वरित द्विभुज में कंपन होता है तब इसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा एक प्रयोग और करना है कि कंपायमान स्वरित त्रिभुज को गिलास जिसमें पानी भरा हुआ है उस पे कंपा एक भुजा पानी की सतह पे स्पर्श करते हुए कराना है और दोनों भुजाएं पानी में डूबी हुई हों इस तरह से आपको प्रयोग करना है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि स्वरित द्विभुज के आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है और स्वरित द्विभुज पे जब कोई चोट पड़ती है तो उससे ध्वनि निकलती है और हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण के द्वारा खुरच करके रगड़ करके वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। और इन सब कामों में हम क्या करते हैं, हम वस्तु को कंपायमान करते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको कंपमान या कंपायमान या कंपित करना पड़ता है और ध्वनि तभी उत्पन्न होती है। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर की ओर गति करना। मनुष्यों में जो वाक ध्वनि होती है उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण ही उत्पन्न होती है। हमारे गले में जो वाक तंतु होते हैं उनमें कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है और जब कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है तब भी हम ध्वनि सुन पाते हैं। दोस्तों मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है या फिर खींचे हुए रबड़ के छल्ले के बीच में से खींचकर छोड़ देने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा किया है तो आप समझ सकते हैं कि उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के उत्पादन के बाद आइए जानते हैं ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों ध्वनि कंपित करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। वह द्रव्य या पदार्थ जिनसे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम या मीडियम कहा जाता है। ध्वनि जो है ठोस, द्रव या गैस में संचरित हो सकती है, यानी ध्वनि के संचरण होने का माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। किसी स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले के किसी माध्यम तक होकर पहुंचती है और जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वो अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपायमान कर देती है और ये कण कंपायमान वस्तु के द्वारा हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचते। सबसे पहले क्या होता है
कि जो कंपायमान वस्तु है उसके संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित होते हैं। फिर निकट के जो कण हैं उनको विस्थापित करने के बाद प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं और माध्यम में ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न जो विक्षोभ है वो माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। ये जो विक्षोभ होता है माध्यम के कणों में नहीं होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि तरंग तरंग एक विक्षोभ होता है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्वनि संचरण के लिए सबसे सामान्य माध्यम दोस्तों वायु है। जब कोई कंपायमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस क्षेत्र को संपीड़न कहा जाता है। ये संपीड़न कंपायमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है और जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको कि विरलन कहते हैं। तो जब माध्यम में जो है कंपित वस्तु की ध्वनि जाती है तो पहले एक जगह संपीड़न उत्पन्न होता है और जो खाली जगह है उसमें जो है विरलन उत्पन्न होता है। तो कंपायमान वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न और विरलन की श्रेणी किस प्रकार से उत्पन्न करती है। जैसे आगे से जब तेजी से गति करती है कोई ध्वनि तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंगों का निर्माण करते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न आप जान लीजिए उच्च दाब का क्षेत्र होता है, विरलन जो होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है। लेकिन किसी ध्वनि को संचरित होने के लिए संपीड़न और विरलन होता रहता है। दोस्तों, दाब किसी माध्यम में दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित होता है और किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ पर एक विशेष अध्ययन है आपके लिए, क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है। एक टिन का डब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काटकर खोखला बेलन बना दीजिए। एक गुब्बारा लीजिए, इस प्रकार काटिए कि उसकी एक झिल्ली बन जाए और इस झिल्ली को खींचकर डिब्बे के एक खुले सिरे के ऊपर तान दीजिए। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है दर यहाँ पर प्रयोग के लिए दिखाया गया है। पहले आपको वो यंत्र बनाना है, उसके बाद प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश पुंज परावर्तक पर गिराया जाता है। परावर्तित प्रकाश दीवार पर गिर रहा है तो यहाँ पर जब आप चिल्लाते हैं दीवार पर प्रकाश के धब्बे को नाचते हुए देख सकते हैं और अपने दोस्तों से प्रकाश के धब्बों को नाचने के कारण के भी बारे में चर्चा करिए। तो इससे स्पष्ट है कि ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य भी करा सकती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों होती है। तो ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए वायु, जल, स्टील किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि ध्वनि जो है निर्वात में होकर नहीं चल सकता है। तो आप समझ लीजिए कि ध्वनि के संचरण के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये माध्यम ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है या फिर द्रव हो सकता है। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति के बारे में जानते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो इन क्षेत्रों को जहाँ देखिए, ध्वनि की तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? देखिए, जो तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। अनुदैर्घ्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये गति नहीं करते लेकिन अपनी विरामावस्था से आगे पीछे
दोलन करते हैं और ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे भी संचरित होती हैं। इसलिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग है जिसमें माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे जैसे प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते हैं। और प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। देखिए, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण या इनके प्रमुख गुण या विशेषताएं क्या होती हैं? दोस्तों, ध्वनि तरंगों में आवृत्ति होती है, आयाम होता है और वेग होता है। ध्वनि तरंगों में आवृत्ति, आयाम और वेग होता है, यानी ध्वनि तरंगों में ये तीन अभिलक्षण होते हैं: आवृत्ति, आयाम और वेग। देखिए, संपीड़न आप जाने थे, संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ कण आसपास होते हैं और इन वक्र के ऊपरी भागों में दिखाया गया है। शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को कहते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहां घनत्व और दाब दोनों ही अधिक होते हैं। जब ध्वनि तरंगे गति करती हैं तो जब माध्यम में जो दाब और संपीड़न का क्षेत्र आगे बढ़ता है तो वहां विरलन उत्पन्न होता है। विरलन आप जानते हैं निम्न दाब का क्षेत्र होता है, यहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं, उन्हें घाटी या श्रृंग से प्रदर्शित करते हैं। तो दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य या तरंग की लंबाई कहलाती है। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है और तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। दोस्तों, हर्ट्ज का नाम आपने सुना होगा। ध्वनि के संबंध में अध्ययन के क्रम में हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म हैम्बर्ग जनवरी में हुआ था और उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत की प्रयोगों के द्वारा पुष्टि की थी। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की थी। आवृत्ति के यासाई मात्रक का नाम उनके नाम पर ही हर्ट्ज रखा गया है, जिसको कि कंपन प्रति सेकंड या आवृत्ति पर सेकंड कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्पीकर है। जब यहाँ पर घनत्व की विभिन्नताएं किस प्रकार से हैं। सी जो है उच्च घनत्व को और आर जो है विरलन को दर्शाता है। तो किस प्रकार से आवृत्ति से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? आवृत्ति से हम जान सकते हैं कि कोई घटना कितनी तेजी से घटित होती है। जैसे आप किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं, आप ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वो आपके द्वारा ढोल पीटने की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच में बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान आने तक एक दोलन पूरा होता है और एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़न और विरलनों की संख्या को गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ग्रीक अक्षर न्यू से आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है, जिसका यासाई मात्रक हर्ट्ज होता है। दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है, यासाई मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच के संबंध को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है कि एक उच्च तारत्व की ध्वनि से हमें ये ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न और विरलन की अधिक संख्या गुजरती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो आर्केस्ट्रा है। दोस्तों, आर्केस्ट्रा या वाद्य वृंद में वायलिन और बांसुरी एक ही समय में बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम वायु में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय में पहुँचती हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियाँ एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनियाँ हम ग्रहण करते हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं और ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण होता है। और ध्वनि का एक प्रमुख गुण तारत्व है और विभिन्न जो ध्वनियों की आवृत्ति की जो पहचान है या उनके गुणों की पहचान तो तारत्व से होती है।
देखिए, जिस ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है उसका तारत्व भी अधिक होता है, और जिस ध्वनि की तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्न तारत्व की ध्वनियाँ हैं और यहाँ पर मृदु ध्वनि है, जबकि जिसकी आवृत्ति अधिक है यहाँ पर नीचे, उसकी तारत्व अधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। कोई जो माध्यम है उसमें तरंग का अधिकतम विक्षोभ जो होता है उसे आयाम या तरंग की लंबाई कहते हैं। इसे कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होता है, और ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता इसके आयाम से ज्ञात की जा सकती है। यदि हम मेज पर धीरे से चोट मारें तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम ऊर्जा की ध्वनि तरंगे कम ऊर्जा की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। यदि हम इस मेज पर जोर से चोट मारें तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी, और प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि अधिक ऊर्जा से संबद्ध होती है। तो दोस्तों, इनको हम समझ सकते हैं। ध्वनि की गुणता या टिम्ब्र क्या होता है? तो ध्वनि की गुणता या टिम्ब्र वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायक होता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहा जाता है, और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर या नोट कहा जाता है, और यह सुनने में सुखद होती है। शोर कर्णप्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न है कि तरंग के किसी बिंदु जैसे संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। आप जानते हैं वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसी आधार पर तरंगों के मामले में भी आप गणना कर सकते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। देखिए, ध्वनि की तीव्रता जो है किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। और कभी कभी प्रबलता या तीव्रता शब्दों को पर्यायवाची के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक नहीं होता है। प्रबलता क्या है? प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हमें एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। ध्वनि के गुणों या लक्षणों के बारे में जानने के बाद आइए जानते हैं विभिन्न आयामों में ध्वनि की चाल कैसी होती है। दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। ध्वनि की चाल हम उस माध्यम के गुणों पर निर्भर कर सकते हैं जिसमें ये संचरित होती हैं। और दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और देखिए, सामान्य रूप से वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और विभिन्न माध्यमों में एक विशेष ताप पर ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। देखिए, हम समझ लेते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल जो है ये सर्वाधिक जो है 6420 मीटर प्रति सेकंड, निकिल में 6040 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड, और लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी प्रकार समुद्री जल में ये 1531 मीटर प्रति सेकंड, आसुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड, एथेनॉल में 1207 मीटर प्रति सेकंड, और गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन में इसकी चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड, हीलियम में 965 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव में उससे कम, और गैसों में सबसे कम होती है। आइए जानते हैं दोस्तों, साउंड बूम या ध्वनि बूम क्या होता है। तो जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। गोली, जेट, वायुयान आदि पराध्वनिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो वायु में
प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती है और इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको कि ध्वनि बूम कहा जाता है। पराध्वनिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि ये खिड़कियों के शीशों को भी तोड़ सकती है और भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों ध्वनि का परावर्तन। दोस्तों किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबर की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है और परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती हैं जिसका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। दोस्तों परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब और ध्वनि के आपतन होने की दिशा में परावर्तन होने की दिशा के बीच के बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, चाहे पालिश किए हुए हों या फिर खुरदुरे, और तभी हम किसी ध्वनि का परावर्तन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्वनि का परावर्तन किस प्रकार से होता है। एक प्रयोग द्वारा घड़ी की टिक टिक को सुना गया है। दोस्तों प्रतिध्वनि या इको किसे कहते हैं? किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय बाद वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड के समय का अंतराल होना चाहिए। और यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड मान लें तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने और परावर्तन के बाद वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। इसलिए जो श्रोता है उससे परावर्तक सतह तक जाने में और वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी को कम से कम 344 मीटर पर सेकंड इंटू 0.1 सेकंड से जब आप गणना करेंगे तो ये 34.4 मीटर यानी 34.5 मीटर होता है। इसलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो होगी वो कम से कम 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए और ये दूरी वायु के ताप के साथ बदलती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन होता है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होती है। दोस्तों ध्वनि के बराबर परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां भी सुनाई देती हैं। बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों और भूमि से बार बार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। आइए जानते हैं अनुरणन क्या होता है। दोस्तों किसी बड़े हाल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है जब तक यह इतनी कम न हो जाए कि यह सुनाई ही न पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अवांछनीय होता है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर, खुरदरे प्लास्टिक अथवा पर्दे लगे होते हैं और सीटों के पदार्थों का चुनाव ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर किया जाता है ताकि हॉल में बैठे हुए ध्वनि को सुनने में कठिनाई न हो। अनुरणन के बाद आइए जानते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग क्या होते हैं। जैसे मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हार्न, तूर्य और शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में जाए। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है मेगाफोन किस प्रकार से बनाया जाता है और हार्न देखिए इसका मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है। इन यंत्रों में जो नली होती है उसके आगे का भाग खुला होता है और शंक्वाकार होता है जिसके कारण स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करने और श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। स्टेथोस्कोप के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ये एक ऐसा चिकित्सा यंत्र होता है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि को बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टरों के कान के पास पहुंचती है।
इसके अलावा कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्ष या सिनेमा हॉल की छतें जो हैं वो वक्राकार बनाई जाती हैं, जिससे कि परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। और कभी-कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के बाद समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। दोस्तों, श्रव्यता का परास या रेंज क्या होता है? तो हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। इसका कारण होता है क्योंकि मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही हो जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन सकते जैसे हम किसी मक्खी के पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। राइनोसिरस गैंडा 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल और हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, और ये देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भूकंप मुख्य रूप से प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देते हैं। इसके अलावा 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। और डॉल्फिन, चमगादड़, पारपाइज पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के शलभ के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की ची ची की ध्वनि को भी सुन सकते हैं, और उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है, और वे स्वयं को पकड़े जाने से बचा लेते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। श्रवण सहायक युक्ति क्या होती है? दोस्तों, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। ये बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। इसमें छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देती है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है, और ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, और ये ध्वनि तरंगे कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं, और व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देने लगती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, पराध्वनि के क्या उपयोग हैं। पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत उपयोग किया जाता है। जैसे पराध्वनि उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन हो, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं, और इस विलयन में परावर्तित तरंगे भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई और गंदगी के कारण कण जो होते हैं अलग होकर गिर जाते हैं। दूसरी चीज, पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक के दरारों में अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। धात्विक घटकों को प्राय बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर सकते हैं। इस कारण पराध्वनि तरंगे धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं, और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का प्रयोग किया जाता है, और थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनिक तरंगे परावर्तित हो जाती हैं, जो दोष की उपस्थिति को दर्शाती हैं। साधारण ध्वनि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, दोषयुक्त स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, इसलिए ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। पराध्वनिक तरंगें जो होती हैं हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, और इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इसके अलावा पराध्वनिक संसूचक एक यंत्र होता है जो पराध्वनिक तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के काम में लाया जा सकता है। जो ये इंडिकेटर होता है, इससे रोगी के यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है।
और ये इंडिकेटर शरीर की असामान्यताएं, पित्ताशय, गुर्दे में पथरी और विभिन्न अंगों में ट्यूमर का पता लगाने में सहायक होता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगे शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं और उस स्थान से परावर्तित हो जाती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके बाद इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाए। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच और जन्मजात दोषों और उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा पराध्वनि तरंगे जो होती हैं गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। बाद में ये कण मूत्र के साथ बाहर आ जाते हैं। पराध्वनिक तरंगों के उपयोग के बाद आइए जानते हैं सोनार क्या होता है। दोस्तों सोनार इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें जल में उपस्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल ज्ञात करने के लिए पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए सोनार किस तरह से जो है काम करता है इस चित्र में देखा गया है। यहाँ पर नाव या जहाज में ये सोनार लगा दिया जाता है और प्रेषित की गई संसूचक द्वारा ग्रहण की गई पराध्वनि के आधार पर वस्तु की दिशा और उसकी गहराई पता लगा सकते हैं। जब कोई पराध्वनि तरंगे प्रेषित की जाती हैं तो तरंगे जल में चलती हैं और समुद्र जल में पिंड से टकराने के बाद परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। और ये जो इंडिकेटर होता है पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है और जल में ध्वनि की चाल और पराध्वनि के प्रेषण और अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित होती है। दोस्तों पराध्वनिक परास जो है सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने, समुद्र के जल के अंदर चट्टान, घाटी, पनडुब्बी, हिमशैल, डूबे जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों मानव कर्ण या मानव कान की संरचना कैसी होती है। दोस्तों हम सुनने के लिए या हमारे सुनने का जो अंग है वो कान होता है। कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में जानते हैं। ये मानव कान का श्रवण भाग है। इसमें कर्ण पल्लव होते हैं, मुद्गरक होता है, निहाई होता है, बलयक, श्रवण तंत्रिका, कर्णावर्त, कर्णपट्ट होते हैं, श्रवण नलिका और यूस्टेष्टि नलिका होती है। बाहरी कान कर्णपल्लव कहलाता है और ये परिवेश से ध्वनि को एकत्र करने के काम आता है। एकत्रित ध्वनि जो होती है श्रवण नलिका से गुजरती है और श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है और जिसे कर्णपट या कर्णपटह झिल्ली कहा जाता है। जब माध्यम के संपीड़न कर्ण पर टकराते हैं कर्णपट पर तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन पटह को अंदर की ओर दबाता है और विरलन के पहुंचने पर कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार से कर्णपटह कंपन करता है और मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां मुद्गरक, निहाई और वलयक इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त या जो कोचला होता है उसके द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है और इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। मस्तिष्क इनकी ध्वनि तरंगों के रूप में व्याख्या कर लेता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। ध्वनि क्या है, ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि के प्रमुख अभिलक्षण या गुण क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या है और मानव कान की संरचना क्या होती है। इस अध्याय का सारांश आइए देख लेते हैं। इस अध्याय का सारांश ये है दोस्तों कि विभिन्न ध्वनि जो है ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़न और विरलन के द्वारा संचारित होती है। ध्वनि माध्यम में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है।
घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान में परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग के द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। ध्वनि का वेग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में v बराबर n लेमडा का जो है संबंध होता है। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा और परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब के समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। किसी सभागार में ध्वनि निर्बाध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है, इसे अनुरणन कहा जाता है। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता, गुणता ये संगत तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। मानव में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि और श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्तियों की ध्वनियों को ध्वनियों पराध्वनि कहा जाता है। पराध्वनि चिकित्सा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उपयोग की जाती है और सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, जल के नीचे छिपी चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज़ों आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी कक्षा 9 का जो है अध्याय था ये ध्वनि। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।